स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखेंगे दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिस्कस करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ पे जाते हैं। और अगर आपको याद होगा, न्यूटन सेकंड लॉ बताता है कि जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हो, एफ एक्सटर्नल, जो भी आप सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हो, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हो, दैट्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। वो बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज करता है। ठीक है। अब सर, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना करें तब क्या होगा? मतलब अगर आप सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, मींस अगर आपने इस एफ ई एक्स टी को जीरो बना के रखा है, तो मैं लिख सकता हूं दैट जीरो इज इक्वल टू डीपी ओवर डी। अच्छा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी कितना है बेटा? जीरो के बराबर। मींस बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब बॉडी का लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, या बॉडी के लीनियर मोमेंटम की चेंज टाइम के साथ साथ कितनी है? जीरो है। मींस बॉडी का जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम इस टाइम भी है। मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम है, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। कब? जब आप एफ ई एक्स टी को कितना बनाओगे? जीरो बनाओगे। मतलब जब आप सिस्टम पे या बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे, तब उस सिस्टम का या बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, या उस सिस्टम का या बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम बोलते हैं दैट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। और यही लॉ बताता है। लॉ बताता है जब तक आप किसी भी सिस्टम पे या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे, तब तक उस बॉडी का या सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व्ड रहेगा। और ऐसे सिस्टम्स जिन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया जाए, वैसे सिस्टम्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम्स का नाम देते हैं। सो देयरफॉर व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम where net external force acting on the system is zero। ऐसा सिस्टम जिसपे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स या टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो के बराबर है, तब उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे सकते हैं। और इसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा एक चीज फॉलो होगा, क्या? दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम विल नेवर चेंज, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा समझेंगे। देखो बेटा, हमने क्या कहा? हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम में दो पार्टिकल्स है। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें दो पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ठीक है ना? अगर ये पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल हम ये सोच रहे दैट ये पार्टिकल ऑलरेडी मूव हो रहा है, ये पार्टिकल भी ऑलरेडी मूव हो रहा है, लेकिन हमने बाहर से कोई भी फोर्स इस पे एक्सर्ट नहीं किया है, बाहर से ये सिस्टम आइसोलेटेड है, हमने किसी भी फोर्स को एक्सर्ट नहीं किया है, तब क्या होगा? देखो, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास तो मोमेंटम है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके पास भी मोमेंटम है कि नहीं? और इनने क्या किया? जब ये पार्टिकल चला, इसने इसके साथ कोलिजन किया। मतलब इस पार्टिकल ए ने पार्टिकल बी के साथ कोलिजन किया का मतलब है दैट पार्टिकल ए ने बी पे फोर्स एक्सर्ट किया और बी ने भी ए पे फोर्स एक्सर्ट किया होगा एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझो कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जो ए पार्टिकल और बी पार्टिकल आपस में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, ये सब एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। ये कौन से फोर्सेस है? ये तो इंटरनल फोर्सेस है। एक्सटर्नल फोर्स कौन होता? अगर हम बाहर से कोई फोर्स एक्सर्ट सिस्टम पे करते, तो सिस्टम पे जो इंटरनल फोर्सेस है उनसे हमें लेना देना नहीं है। ये आपस में तो फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, ये ए बॉडी बी बॉडी के साथ कोलिजन कर सकती है,
बी बॉडी ए बॉडी के साथ कोलिजन कर सकती है, लेकिन बाहर से हमने कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया। उस हालत में ये सिस्टम बेसिकली आइसोलेटेड है। और इस सिस्टम की ये प्रॉपर्टी रहेगी कि जितना मोमेंटम इसका था बिफोर कोलिजन उतना ही आफ्टर कोलिजन भी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ए पार्टिकल जो है बी के साथ मोमेंटम एक्सचेंज कर सकता है, बी भी ए के साथ मोमेंटम एक्सचेंज कर सकता है। मतलब कि ये जब इसको कोलाइड करेगा, जब ए पार्टिकल बी के साथ कोलिजन करेगा, या तो ए का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक गाड़ी आगे खड़ी हुई है, ठीक है, यहां पे गाड़ी खड़ी है और बाहर से या पीछे से एक साइकिल वाला आ गया और इसने इस गाड़ी को टक्कर मारी। तो ये साइकिल वाले का मोमेंटम बहुत था क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। अब इसने इस गाड़ी को जब टक्कर मारा तो इस साइकिल वाले की वेलोसिटी डिक्रीज हुई, मतलब इसका मोमेंटम चेंज हुआ। इसका मतलब वो मोमेंटम कहां गया? इसने अपना जो मोमेंटम था वो इसको दिया होगा। अब उसकी वजह से इस गाड़ी को क्या हो वो हम आगे देखने वाले हैं कोलिजन से। तो यही सवाल है, जब ए बॉडी बी बॉडी के साथ कोलिजन करेगी तो ए बॉडी बी बॉडी के साथ एक्सचेंज करेगी अपना मोमेंटम। मतलब इसका मोमेंटम अंदर इंक्रीज हो सकता है, हाँ, ए पार्टिकल का मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, बी का भी मोमेंटम ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन उनके मोमेंटम के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट्स कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेयर मोमेंटम। जब तक आप बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे तब तक आप बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर पाओगे। चाहे इसके अंदर कितना भी मोमेंटम चेंज हो, अंदर के पार्टिकल्स का कितना भी आपस में मोमेंटम एक्सचेंज हो, मोमेंटम चेंज हो, लेकिन वो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है और इसके अंदर दो पार्टिकल फंसे हुए हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर दो पार्टिकल फंसे हुए, वो मूव कर रहे हैं, लेकिन उनके मूवमेंट की वजह से इस बॉडी को मोमेंटम नहीं मिल सकता। थोड़ा सा समझने के लिए मैं सिंपल से एक एग्जांपल कंसीडर करूंगा कि हमारे पास एक रूम है और रूम में दो बंदे बैठे हुए, ये अंदर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या रूम उस फोर्स की वजह से मोशन में आता है? नहीं। जो बाहर उस रूम को देखने वाला होगा उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसको पता तब चलता जब इस रूम में भी मोशन आ जाती, इस रूम का मोमेंटम चेंज होता। लेकिन अंदर जो दो बॉडीज है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उनके एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से रूम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। रूम का मोमेंटम कब चेंज होगा? जब हम बाहर से कुछ लाएंगे और रूम को हिलाएंगे। जैसे आपके पास एक जेसीबी है, आपने उसको लाया, रूम को हिलाया, तो वो एक्सटर्नल फोर्स बन गया और हम कहेंगे हाँ अब रूम का मोमेंटम चेंज हुआ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा दैट व्हाट इज बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेयर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेयर मोमेंटम बताता है कि इंटरनल फोर्सेस कितने भी हो बॉडी में, सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस कितने भी हो, इंटरनली इसका मोमेंटम कितना भी चेंज हो, लेकिन जो टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी है, मतलब सर टोटल मोमेंटम का क्या मतलब है? बॉडी ए का मोमेंटम प्लस बॉडी बी का मोमेंटम बिफोर देयर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू बॉडी ए का मोमेंटम प्लस बॉडी बी का मोमेंटम आफ्टर देयर कोलिजन। यही कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेयर मोमेंटम का, तब तक जब तक ना आप एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे। अंदर बॉडीज जो है, अंदर पार्टिकल्स जो है वो अपना मोमेंटम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके मोमेंटम एक्सचेंज करने की वजह से बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। हाँ, बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा कब? जब आप इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स को एक्सर्ट करोगे, तभी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो सकता है, अदरवाइज नॉट। तो इसलिए
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसका स्टेटमेंट देखते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बताता है दैट किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा क्या? तो स्टेटमेंट क्या होगा इस लॉ का? इस लॉ का स्टेटमेंट ये होगा। सो स्टेटमेंट ऐसे कुछ लिखा जाएगा, स्टेटमेंट according to the law of conservation of linear momentum, according to the law of conservation of linear momentum, हाँ linear momentum की conservation क्या बताती है? Momentum for any isolated system, for any isolated system, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम, द टोटल लीनियर मोमेंटम क्या है? इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, या वो क्या रहेगा बेटा? या वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है ना? सो हम कुछ ऐसे लिखते हैं, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ देखो क्या बताता है? वो बताता है जब भी आप बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करोगे वो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम चेंज करेगा, डीपी बाई dt। ठीक है ना? आप इसको वेक्टर फॉर्मुलेशन में लिख सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होगा? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम आप क्या लिखोगे बेटा? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? देयरफॉर आपको मिलेगा dp बाई dt इज इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसे। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि मोमेंटम टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, इंप्लाइज इसका मतलब है कि p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p कॉन्स्टेंट है। अगर किसी को समझ ऐसे नहीं आया तो वो ये देख सकता है, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ p कितनी है? 0। अच्छा किस चीज की डिफरेंशिएशन 0 होती है? सर कांस्टेंट की। मतलब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ p आपने 0 लिखी तो इसका मतलब p कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब p जो है वो चेंज नहीं होगा बिफोर एंड आफ्टर। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करना चाहते हैं। आपके 11th क्लास के सिलेबस में ये क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। हम 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए इस लॉ को प्रूव करना चाहिए। देखते हैं हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। पहले देखेंगे दैट इस प्रूफ में हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना होगा इस प्रूफ में। लेट अस सी हमें इस प्रूफ में क्या निकालना होगा। हाँ, सो प्रूफ पे जाएंगे, उसके बाद इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। हम 2 पार्टिकल्स का सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम के लिए हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जरा देखते हैं। देखो बेटा ये मैंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है ना? ये मेरे पास एक सिस्टम है सपोज, और इस सिस्टम में 2 पार्टिकल्स मैंने कंसिडर किए हैं। ये पहला पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना? सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। लेकिन ये दोनों पार्टिकल्स हमने मोशन में रखे। फॉर एग्जाम्पल इसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है, और ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। मतलब ये u1 है, ये u2 है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। मगर ऐसे चलते हैं दैट कि u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 है। मतलब u2 आगे आगे चल रहा है, u1 पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है? लेकिन ये स्लो चल रहा है, ये तेज चल रहा है। देखो, अच्छा ऐसी हालत में क्या होगा? जब आप 2 पार्टिकल्स को स्ट्रेट लाइन में चलाओगे, आगे वाला पार्टिकल स्लो चलेगा, पीछे वाला पार्टिकल जो है वो तेज चलेगा,
तो आप देखोगे दैट आफ्टर सम टाइम इनके बीच में कोलिजन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो ये इंटरनल मोशन है पार्टिकल्स की। मैंने बाहर से कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं किया है, मैंने एक सिस्टम को देखा, उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस कुछ एक्सर्ट हुए और इन बॉडीज ने, इन पार्टिकल्स ने चलना शुरू किया और मैंने एज्यूम किया दैट ये वाला पार्टिकल u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये वाला पार्टिकल u2 वेलोसिटी से चल रहा है, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 जो है वो ग्रेटर देन u2 है। अगर u1 ग्रेटर देन u2 है तब जाहिर सी बात है कि ये पहली बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलिजन करेगी, ये टकराएगी उसके साथ। ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, हमें क्या देखना है, हमें दिखाना है दैट कि इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि हमने सर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होना चाहिए। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर द कोलिजन ऑफ दीज टू पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी और टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर आफ्टर द कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। वही कंजर्वेशन हो गया। किस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम किसकी वजह से होगा? जरा बोलो सर। इस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम इस पार्टिकल की वजह से होगा और इस पार्टिकल की वजह से होगा। क्या दोनों पार्टिकल्स एक ही स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? हां सर। क्या दोनों पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? यस सर। क्या इसका मतलब यह है कि इन दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम जो है वो ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल होगा। देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है विथ स्पीड u1, इसका मास m1 रखेंगे। ठीक है ना। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है इस पार्टिकल का, ये भी आगे चल रहा है, देखो ये भी ऐसे ही चल रहा है विथ स्पीड v2 u2, इसका मास m2 है। सर इसका मोमेंटम कितना होगा? सर मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना? सर m1। वेलोसिटी कितनी? सर u1। तो m1 u1 इसका इनिशियल मोमेंटम होगा इस पार्टिकल का। अच्छा और कितने पार्टिकल है सिस्टम में? सर दूसरा पार्टिकल भी है। अच्छा इसका मोमेंटम कितना होगा? सर m2 u2। क्या इन दोनों मोमेंटम्स की डायरेक्शन सेम होगी? बिल्कुल सेम होगी, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे तो इसलिए एडिशन होगा। ये देखो मैंने ऐड किया। तो इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम और इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जब आपने ऐड किया तो आपने क्या बनाया? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम। क्या बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन? सर बिफोर कोलिजन। अगर इन पार्टिकल्स ने, अब मैं आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन बनाता हूं। देखो आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 को टक्कर मारी, कोलिजन किया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी u1 से v1 बन गई, मास तो सेम रहेगा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल, इस पार्टिकल की वेलोसिटी u2 से v2 बन गई, मास तो वही रहेगा, कितना? m2। और आफ्टर कोलिजन सपोज फिर से एक स्ट्रेट लाइन में चले, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा। अब अगर आप आफ्टर कोलिजन निकालना चाहोगे, व्हाट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन? कोलिजन के बाद कितना टोटल लीनियर मोमेंटम होगा? सर m1 u1 के बजाय अब आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये कौन था? ये बिफोर कोलिजन है। अच्छा आफ्टर कोलिजन कितना होगा? सर m1 v1 प्लस m2 v2। ये कुछ ऐसे। अगर ये वाला मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये वाला मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम हुआ, सेम रहा, तब हम बोलेंगे दैट इस बॉडी का, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। कब? जब आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट नहीं किया है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है, यही कॉन्सेप्ट हमारे पास है दैट जब आप कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे, अगर सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल मिला टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तब हम ये बोलेंगे दैट हमारे पास जो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। जरा देखते हैं, प्रूव करते हैं। लेट्स सी हम क्या देखने वाले हैं। हाँ, हम फिर से एज्यूम करेंगे दैट हमारे पास दो पार्टिकल्स है एक सिस्टम में, एक सिस्टम में दो पार्टिकल्स हमारे पास कंसिडर हुए हैं और उन पार्टिकल्स का मास और इनिशियल वेलोसिटी हमें दिए हुए हैं कुछ ऐसा। ये मेरे पास इनिशियल सिचुएशन है, इसका मास m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है,
इसका मास m2 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ये कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये बिफोर कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आफ्टर कोलिजन का कॉन्सेप्ट क्या है सर? इसका v1 है तो मास m1 है, ठीक है ना सर। इसका v2 बन गया और मास वही m2 है, ठीक। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ कोलिजन करेगा तो मतलब ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक। अच्छा, जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्या इसका लिनियर मोमेंटम चेंज होगा? यस सर, क्योंकि सेकंड लॉ बताता है कि जब इसने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तो इसका लिनियर मोमेंटम चेंज होने वाला है। किसका? सेकंड का। कब? जब फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? फर्स्ट एक्सर्ट करेगा। अब देखो, हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे एक चीज पे। मुझे बताओ, इस पहले पार्टिकल का लिनियर मोमेंटम कितना चेंज हुआ? कितना लिनियर मोमेंटम इसका था पहले? सर m1u1 बिफोर कोलिजन। अच्छा, आफ्टर कोलिजन कितना था पार्टिकल का? m1v1। अच्छा, चेंज कितनी हुई सर? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है? m1v1। इनिशियल कौन है? m1u1। तो क्या मैं लिखूं m1v1 माइनस m2u2, सॉरी m1u1, यानी कि फाइनल लिनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल माइनस इनिशियल लिनियर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल हमें क्या देगा? ये हमें देगा चेंज इन द लिनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। कब? जब ये पार्टिकल इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन? पहला पार्टिकल। किस पे? दूसरे पे। क्या दूसरा भी पहले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? यस सर। एज पर विच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर इसने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तब इसका मोमेंटम चेंज होगा। जब ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। अच्छा, इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ सर? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना है? m1v1। अच्छा, इनिशियल कितना है? m1u1। फाइनल माइनस इनिशियल कितना बनेगा? m1v1 माइनस m1u1। वो हो गया चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना होगा बेटा? m2v2 माइनस m2u2। तो क्या मैं लिखूं ऐसे? चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। पहले पार्टिकल का कितना लीनियर मोमेंटम चेंज होगा सर? उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, फाइनल लीनियर मोमेंटम m1v1 होगा माइनस इनिशियल इसका m1u1 होगा सर, ये चेंज होगा, ठीक है ना। सिमिलरली चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना चेंज होगा सर? वो होगा m2v2 फाइनल लीनियर मोमेंटम मींस आफ्टर कोलिजन माइनस m2u2 इनिशियल मोमेंटम। तो ये चेंज आ गई। ये चेंज कब आएगी? जब फोर्स एक्सर्ट होगा। जरा देखो, जब फोर्स एक्सर्ट करेगा पहला पार्टिकल दूसरे F12 मैंने इसको लिखा, आप F21 भी लिख सकते हो। जब फोर्स एक्सर्ट करेगा पहला पार्टिकल दूसरे पे, जब फोर्स एक्सर्ट करेगा पहला पार्टिकल दूसरे पे, बोलो मोमेंटम किसका चेंज होगा? पहले का कि दूसरे का? मोमेंटम किसका डिफाइन होगा सेकंड लॉ पे? सेकंड लॉ के हिसाब से मोमेंटम चेंज किसकी होगी सर? सेकंड पार्टिकल की, जिसपे फोर्स लग रहा है। फोर्स किसने एक्सर्ट किया? पहले। किस पे? अरे दूसरे पे। तो मोमेंटम दूसरे का ही चेंज दिखाना है। अच्छा, दूसरे का मोमेंटम कितना चेंज हुआ सर? दूसरे का मोमेंटम चेंज इतना हुआ m2v2 माइनस m2u2 और डिवाइड में लिखूंगा डेल्टा टी। सर डेल्टा टी क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम हमें चाहिए कि कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ। m2v2 माइनस m2u2 डिफाइन करेगा चेंज इन द लिनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी विद टाइम डेल्टा टी। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। अच्छा, अब आपको समझ आया होगा। आप सर F21 लिखने वाले हैं और आपको ये बात भी समझ आई होगी कि F21 क्या रिप्रेजेंट करेगा। जब फोर्स एक्सर्ट करेगा सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे, बोलो किसका मोमेंटम चेंज दिखाना होगा सर? फर्स्ट का, जिसपे फोर्स लग रहा है। किसने किया? सेकेंड ने। किस पे फोर्स एक्सर्ट किया? फर्स्ट पे। तो मोमेंटम चेंज किसका दिखाना है? फर्स्ट का। उसका कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? m1v1 माइनस m1u1, m1v1 माइनस m1u1। उतने ही टाइम
उतने ही करेक्ट। ये एक सा मोमेंटम चेंज हो रहा है, देखो कोलिजन हुआ, इसका मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो टाइम तो सेम लगा, इसलिए डेल्टा टी इधर भी, डेल्टा टी इधर भी। अब देखो, अच्छा जब फर्स्ट पार्टिकल ने सेकंड पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट किया तो क्या सेकंड ने भी फर्स्ट पे एक्सर्ट किया? हाँ सर। आपको किसने बताया? सर न्यूटन थर्ड लॉ बताता है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ इतना ही नहीं बताता, वो ये बताता है कि जब फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तब सेकंड भी फर्स्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन इन विच डायरेक्शन? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब F12 इज इक्वल टू, शाबाश, माइनस टाइम्स F21। अगर मैं इनको सब्स्टिट्यूट यहां पे करूं तो मुझे आंसर मिलेगा। देखो F12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सर, F12 की वैल्यू होगी M2V2 माइनस M2U2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू M1V1 हाँ माइनस M1U1 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ये देखो डिवाइड बाई डेल्टा T, ये डेल्टा T और ये डेल्टा T दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ओह सॉरी, माइनस साइन यहां पे है, ठीक है, माइनस यहां पे है, तो ये माइनस के साथ लेके चलूंगा। देखो अब क्या होगा यहां पे, तो अब कुछ ऐसे होने वाला है कि जब मैं इसको चेंज करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कुछ ऐसे होगा। सो M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस M1V1 माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा M1U1। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, हम इनिशियल वालों को एक साइड लेके जाएंगे, फाइनल वालों को दूसरे साइड लेके जाएंगे। मतलब इनिशियल वाला M1U1 है, इसको इधर ही रखेंगे और इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। देखो M2V2 के साथ हम मिलाने वाले हैं, M2U2 के साथ हम मिलाने वाले हैं किसको? M2V2 के साथ हम मिलाने वाले हैं M1V1 को। तो इधर आएगा तो प्लस बनेगा M1V1, बचा क्या इधर? M1U1। ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस M2U2। इसको लेके गया, इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस बनेगा M2U2। अच्छा ये मुझे बता, ये क्या है? ये M1U1 प्लस M2U2, M1U1 प्लस M2U2 है क्या सर? ये तो टोटल लिनियर मोमेंटम है। किसका? सिस्टम का। कब? बिफोर कोलिजन। अच्छा M1V1 प्लस M2V2 क्या है सर? ये तो टोटल मोमेंटम है। किसका? सिस्टम का। कब? आफ्टर कोलिजन। तो हमें तो मिला, देयरफॉर जितना बिफोर कोलिजन मोमेंटम था उतना ही आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हुआ। नो डाउट इस बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हुआ, इस बॉडी का भी मोमेंटम चेंज हुआ, लेकिन जो टोटल मोमेंटम सिस्टम का था वो चेंज नहीं हुआ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर M1U1 प्लस M2U2, आफ्टर M2V2 प्लस M1V1, लेकिन ये आपस में बराबर है। तो देयरफॉर जब तक आप बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हो तब तक आप बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रख सकते हो, उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रख सकते हो, उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मैं नोट करता हूं इसका एक छोटा सा नोट बनाता हूं यहां पे, ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए, और आप पास करके उसको नोट कर सकते हो। ये हमने प्रूफ का नोट बनाया, तो आप इसको नोट कर सकते हो। Two bodies of mass m1 and m2 collide with respective velocities u1 and u2. After collision, their velocities change to v1 and v2. Let during collision, particle 1 exerts a force F21 on particle 2 and simultaneously particle 2 exerts a force F12 on particle 1. ठीक है, फिर लिखा F12 जो है वो किसके बराबर होगा? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 होगा, क्योंकि इसको हमने क्या माना? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है ना, ये सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट बाय सेकंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट पार्टिकल, तो मोमेंटम फर्स्ट का चेंज होगा। तो M1V1 माइनस M1U1 डिवाइड बाय डेल्टा T, जो इससे पहले आप ने अभी देखा होगा। और सिमिलरली F21 क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, उसको हमने सॉल्व किया और बस वही है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हाँ, तो अब देखो इसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। एक बॉम्ब हमारे पास है एक माइन साइट पे, और ये माइन साइट पे ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। ठीक है, इसका मास हमें नहीं पता,
इसका मास हमें नहीं पता, लेकिन ये बॉम्ब ऑब्वियसली पहले रेस्ट में होगा, ठीक। तो इसको हम पहले रेस्ट में मान के चलते हैं। अब इस बॉम्ब के एक्सप्लोजन होने से इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक। 2 टुकड़े, एक ऐसे चला जाता है, दूसरा इधर से चला जाता है, ठीक है ना, और तीसरा इधर से चला जाता है। ये 3 टुकड़े इसके हो जाते हैं। एक इधर से चला जाता है, ठीक है ना, दूसरा इधर से चला जाता है और तीसरा इधर से चला जाता है। ये तीसरा पार्ट है, वो इधर से चला जाता है। तो हमें बताया जाता है कि 2 टुकड़े ऐसे चले जाते हैं कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। एक इधर से चला जाता है, दूसरा इधर से चला जाता है। इसका मास 1 किलोग्राम है, इसका मास 2 किलोग्राम है। ये 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चला जाता है, ये 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस साइड से। ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चला जाता है। हमें बताना है कि इस वाले टुकड़े का मास कितना होगा, इस वाले टुकड़े का मास कितना होगा। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर चले जाते हैं और ये फ्लाई ऑफ हो जाता है ऐसे इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। हमें बताना है इसका मास कितना होगा। अगर हम प्रॉपरली देखें तो ये 2 पार्ट्स कुछ ऐसे हैं, ये देखो, ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं, ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं। हम देखेंगे पहले, अगर ये बॉम्ब पहले रेस्ट में था तो इसका लीनियर मोमेंटम पहले 0 रहा होगा, है कि नहीं। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट नहीं किया, ये खुद ही बर्स्ट हो गया, ठीक है ना। तो इंटरनल फोर्स ने इसको बर्स्ट कराया। इसका मतलब यह है कि यहां पे हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर बर्स्टिंग ऑफ द बॉम्ब एंड आफ्टर बर्स्टिंग सेम होना चाहिए। अच्छा, बिफोर बर्स्टिंग कितना है सर? बिफोर बर्स्टिंग 0 है और आफ्टर बर्स्टिंग भी क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम, इस पार्ट का मोमेंटम प्लस इस पार्ट का मोमेंटम और इस पार्ट का मोमेंटम जो है, इन सभी का वेक्टर सम हम करेंगे और वो 0 के बराबर रखेंगे। द मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट, मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट और मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट क्या डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा मोमेंटम ऑफ द एक्सप्लोडेड बॉम्ब। जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ उसका मोमेंटम होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर वो मोमेंटम भी 0 के बराबर है तब हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन है। और हम पहले से जानते हैं कि सिस्टम आइसोलेटेड है और आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्वेशन लॉ होल्ड करता है। तो हम वही करेंगे। अब सवाल है सर इनको सम कैसे करेंगे? पहले इसका मोमेंटम निकालेंगे, उसके बाद इसका मोमेंटम निकालेंगे। लेकिन आपको याद होगा मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पहले वेक्टर सम करना होगा। तो हम कैसे वेक्टर सम करेंगे? हम पहले इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, इस वाले का और इस वाले पार्ट का। जो वहां से रिजल्टेंट निकलेगा उसका इसके साथ वेक्टर सम करेंगे। देखो कैसे। आपको याद होगा जब वेक्टर्स आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि हम वेक्टर सम कैसे करते हैं। हम पहले देखेंगे इसके मोमेंटम की डायरेक्शन कहां से होगी, और हमने देखा कि मोमेंटम की डायरेक्शन वहीं से होती है जहां से वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो ये वाला फ्रैगमेंट यहां से जा रहा है तो वहीं से मोमेंटम भी होगा। कितना? 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसका मोमेंटम 16 यूनिट्स होगा इस डायरेक्शन में। हमारे पास 2 मोमेंटम है। सिर्फ फॉर एग्जांपल इसका मोमेंटम P1 है और इसका मोमेंटम P2 है, ठीक है ना। ये इस वाले डायरेक्शन में है, ये इस वाले डायरेक्शन में, मतलब इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। देखो हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये देखो मैंने पैरेललोग्राम बनाया और ये पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा जो हमें इनका रिजल्टेंट देगा। तो ये रिजल्टेंट मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इन दोनों मोमेंटम्स को जब आप ऐड करोगे, इस मोमेंटम को और इस मोमेंटम को जब आप ऐड करोगे तो आपको ये वाला मोमेंटम मिलेगा। ये इन दोनों का एडिशन होगा। इस रिजल्टेंट मोमेंट को हमें इसके साथ फिर वेक्टर सम करना है। पहले हम इसको देखते हैं कितना होगा। हम जानते हैं कि r जो है दैट्स गिवन बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, कुछ ऐसे। अब थीटा आप लोगों को समझ आया होगा। a और b के बीच में थीटा 90 डिग्रीज है, ये a है ये b है, तो थीटा 90 है। तो रिजल्टेंट मोमेंटम कितना होगा सर? रिजल्टेंट मोमेंटम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर, p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। सर बाकी क्यों नहीं? क्योंकि ये थीटा 90 है, cos 90 0 होगा, b मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई 2 सारा कुछ 0 बन जाएगा। तो इस वाले मोमेंटम का वैल्यू कितना है सर? अंडर रूट ऑफ p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर।
तो इसको मैं लिख के रखता हूं सर, ये वाला है P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये वाला मोमेंटम तो खत्म हो गया, ठीक है ना, ये वाला भी खत्म हो गया क्योंकि इन दोनों के बदले में कौन आया सर, इन दोनों के बदले में तो ये आया। अब देखो ये और ये जो है ये फ्लाई ऑफ ऐसे करता है, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकंड, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी सब्ट्रैक्शन होगी, मतलब इनका हमने ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर थे तो हमने ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की ऑफ वेक्टर एडिशन की रिलेशन यूज की। अब ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनकी सब्ट्रैक्शन होती है, तो रिजल्टेंट मोमेंटम कितना होगा, देखो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा ये वाला मोमेंटम माइनस ये वाला मोमेंटम, हम वही करेंगे देखो। तो टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम ऐसे होगा, टोटल मोमेंटम जो है वो होगा ये मोमेंटम अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ये माइनस ये वाला मोमेंटम, इसका मास हम m रखेंगे क्योंकि मास नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, सो m मल्टीप्लाइड में भी हो गया 4 टाइम्स m। ये टोटल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए सर, ये तो 0 के बराबर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड है, पहले बॉम्ब किस में था, रेस्ट में था, उसके बाद खुद ही क्या हुआ, एक्सप्लोड हुआ, इसलिए हमने लिखा कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन सेम होना चाहिए, बस और क्या था मिलना, ये देखो अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर जो है ये किसके बराबर आएगा, ये 4m के बराबर आएगा, है कि नहीं। अब ये 4 इधर डिवाइड होगा तो m मिला, सो अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 जो है हमें मास ऑफ दिस फ्रैगमेंट देगा। अब P1 आपको पता है 8 into 2 उसका 12 into 1 था, तो आप यहां पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। P1 ये वाला था तो उसका कितना था 12, इसका वेलोसिटी था, मास उसका 1 kg था और 12 उसकी वेलोसिटी थी, तो 12 का स्क्वायर, और ये 8 2 16 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 10। इसको आप सॉल्व करो तो आंसर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमें और एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इधर है, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर है, सेम मास है, फॉर एग्जांपल इसका भी मास 5 kg है, इसका भी मास 5 kg है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कुछ ऐसे, ये भी और ये भी सेम वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका भी 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये एक दूसरे के साथ स्टिक होके एक ही बॉडी को बनाते हैं, दे स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल बॉडी, ठीक, मतलब ये एक बॉडी इधर से आई, एक बॉडी इधर से आई, ये आपस में कोलिजन होने के बाद एक ही बॉडी बनाते हैं या एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। हमें बताना है जो इन्होंने एक ही बॉडी बनाई उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम फिर से यूज करेंगे, देखो हम कंजर्वेशन लॉ फिर से यूज करेंगे, हम ऐसे देखेंगे, हम ये कहेंगे दैट जो इसका मोमेंटम होगा माइनस इसका मोमेंटम। सर माइनस क्यों, क्योंकि इनके मोमेंटम इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मोमेंटम अपोजिट होगा, है कि नहीं। ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मोमेंटम सेम होगा कि अपोजिट होगा, सर मोमेंटम अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो अगर मोमेंटम अपोजिट है तो हम ये चीज जानना चाहेंगे दैट कि पहले इनका मोमेंटम कितना था। सर पहले इनका मोमेंटम 0 होगा, देखो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इसका मोमेंटम 5 3 are 15, इसका मोमेंटम 5 3 are 15, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया 0, क्योंकि ये कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में, बिफोर कोलिजन ये अपोजिट डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी है, तो मोमेंटम 0 होगा। तो इसका मतलब ये है
कि बिफोर कोलिजन की सिचुएशन हम लेंगे। बिफोर कोलिजन ये और ये मोमेंटम सेम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो टोटल मोमेंटम जो है वो हम लिखेंगे वो 0 के बराबर होगा। अच्छा, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ सर? आफ्टर कोलिजन इन दोनों ने एक ही बॉडी बनाई। अब बॉडी का मास 5 और 5 10 किलो होगा, ये तो आप समझ पा रहे हो। वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो वेलोसिटी हमने ऐसे ही रखी। लेकिन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बोलो आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम होगा? सर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई v। वो किसके बराबर होना चाहिए? सर वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब वेलोसिटी किसके बराबर? 0 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों बॉडीज चिपक के रुक जाएगी, ठीक है ना। सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना होगा? सर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा इसका मास बॉडी का, वो 5 + 5 10 हो गया। वेलोसिटी इसकी हम नहीं जानते, तो v होगी। Therefore 10v और 0 बराबर होने चाहिए, क्योंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो v किसके बराबर? 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब बॉडीज जो है आपस में स्टिक हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कंजर्वेशन लॉ का प्रूफ था। और कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, मैं इस पे और एक लेक्चर ले रहा हूं जिसमें मैं इस पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूंगा, और भी कुछ चीजें हैं इसके साथ जुड़ी हुई जिनको मैं डिस्कस करने वाला हूं।